नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। ये जो उत्तीर्ण चीज़ हमने चलाई है, देखो ये पीजीटी पेपर 1 और अलाइड सर्विसेज, इन दोनों की ही एग्जाम्स में जो है डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी, और बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न रहे हैं, प्रीवियस ईयर की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रेटेजी रही है, उसी के बेस्ड पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, और ये डेली बेसिस पर होते हैं। जैसे कोई आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, पिछले कल का बना, उससे पिछले कल का बना, तो ये इस सीरीज़ में जो है वो कवर कर लिया जाता है, गैप नहीं डाला जाता। और मंथली बेसिस पर हमने अलग से चलाई है, क्योंकि जो डेली बेसिस पर क्वेश्चन रह जाएंगे वो मंथली बेसिस पर जो है हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभ्यास सीरीज़ हमने जो चलाई है ना, अभ्यास सीरीज़ होगी जो मंथली बेसिस पर है। पीजीटी और अलाइड और बाकी हिमाचल के एग्जाम जो है, जो भी जहाँ पर भी करंट अफेयर पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, वहाँ पर हेल्प करेगी। और ये जो उत्तीर्ण सीरीज़ है ना, ये भी आपकी डेली बेसिस पर है, और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर यहाँ पर कवर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, द राम मंदिर इन अयोध्या इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट स्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम मंदिर जो है ना अयोध्या में, जिसका भी इनॉग्रेशन होगा, बोलते हैं कि उस मंदिर की वास्तुकला शैली जो है वो कौन सी है। उसकी वास्तुकला शैली जो है, जिस शैली में ये बनाया गया वो है नगाड़ा स्टाइल। उसको बनाने का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी हम जानेंगे यहाँ से अयोध्या मंदिर के बारे में, जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया है। देखो, एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर ये मंदिर जो है वो स्थित है। इसका आर्किटेक्ट स्टाइल ज़रूरी है। अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो इसका इनॉग्रेशन कब होगा, जब हो जाएगा तब आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका इनॉग्रेशन हुआ कब था। ठीक है, तो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा अभी जनवरी के महीने में, 22 जनवरी को जो है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा, और 22 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। परंतु पब्लिक के लिए कब ओपन किया जाएगा, 24 जनवरी से जो है ये पब्लिक के लिए ओपन जो है वो हो जाएगा। हाँ, कुछ बेसिक सी जानकारी है, जैसे कि कितने डायमेंशन का ये मंदिर है, तो 380 फीट 250 इसकी लेंथ है, 380 फीट इसकी लेंथ है, 250 फीट इसकी विड्थ है, 161 इसकी हाइट है। कई इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वैसे अगर पूछे जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। और इसमें जो है वो 5 मंडपा है, 5 मंडप जो हैं वो इसमें है, जिनमें नृत्य, राग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप जो हैं वो शामिल हैं। तो कितने मंडप इसमें हैं, उनके नाम क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कलिंगा स्टाइल भी दिया गया है। तो कलिंगा आर्किटेक्ट स्टाइल का एक टेम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, कलिंगा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बना हुआ है। इसको जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक पैगोडा के रूप में भी जो है वो रेफर किया जाता है, इस तरह भी इसको कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। और इसको ब्लैक पैगोडा किसके द्वारा कहा गया था, जो यूरोपियन सेलर यहाँ पर आए थे इंडिया में, उनके द्वारा जो था वो ब्लैक पैगोडा जो था वो इसको कहा गया था। अगर हम बात करते हैं कि क्या ये मंदिर यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है, तो हाँ, ये जो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है ना, ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है। कौन से ईयर में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था, तो 1984 की बात है जब इस मंदिर को जो था वो हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये 2 मंदिर हो गए, हमने ये जान लिया यहाँ से। तो राम मंदिर अयोध्या के बारे में लिखा गया है कि ये नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, बोलते हैं जालीकाटू फेस्टिवल एवरी ईयर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि जालीकाटू फेस्टिवल जो है वो प्रत्येक वर्ष होता है, परंतु कौन से स्टेट में जो है ये होता है। देखो, जालीकाटू फेस्टिवल ये जो है पहले भी एचएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये होता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी आजकल ये खबरों में आया है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था कि इस फेस्टिवल के दौरान जो था वो 22 लोग जो था वो जख्मी हो गए। होता क्या है इस फेस्टिवल में, देखो इस फेस्टिवल में ना बैल को छोड़ा जाता है मैदान में, आप कह लीजिए, और उसके सींग के साथ ना या तो कपड़ा या फिर सिक्का बांध दिया जाता है। अब जो सिक्के को निकाल कर लाएगा, या बैल का जो कुब्बड़ होता है उसको जो है वो ज़्यादा देर, जो उसका हम्प होता है ना बैल का, उसको ज़्यादा देर पकड़ कर रखेगा ना, उसको वो जो है वो विजेता घोषित कर दिया जाता है, और उसको फिर इनाम भी बाद में चल कर दिया जाता है। तो ये फेस्टिवल होता है इस तरह से वहाँ पर। आपने साउथ की मूवीज़ में ये बहुत बार जो है वो देखा होगा। अभी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसको लेकर ज़्यादा चर्चा इसलिए भी बनी रहती है क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं जख्मी होते हैं। कई बार तो कईयों की मृत्यु भी जो है वो इस दौरान जो है वो हो जाती है, इस खेल के दौरान या फेस्टिवल के दौरान। जब फसल तैयार हो गई होती है तब तो उस दौरान जो है उस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जैसे कि आजकल इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, लगभग 1 हफ्ते तक ये फेस्टिवल चलता है तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में। तो पूछा जाए कौन से महीने में मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में जो है वो मनाया जाता है।
यहाँ पर कौन से जानवर को जो है वो महत्वता दी जाती है, तो बुल को, यहाँ पर जो बैल होता है उसको जो है वो यहाँ पर महत्वता, इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है, उसका ज़्यादा रोल यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ से इतना काफ़ी है, पूछा गया तो यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बिकेम दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो बोलते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बनी थी, पहली अश्वेत जो अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी। देखो, पहली अश्वेत अध्यक्ष यहाँ की क्लॉडिन गे जो था वो बनी थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये बनी थी पिछले साल जो था ये बनाई गई थी, तो शायद जुलाई के महीने में ये बनाई गई थी, परंतु फिर से चर्चा में आई, तो फिर से चर्चा में आई तो इसलिए इनके बारे में न्यूज़पेपर पर आया था। तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का बनता है। जब भी इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, तो ये इनका नाम इम्पोर्टेंट हो गया। और उसी तरह आपने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ध्यान रखनी है, जो पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैं लास्ट एडिशन से ही स्टार्ट करता हूं, हमने जाना था कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इंडिया के जो नेवी स्टाफ के वाइस चीफ बनाए गए हैं, वो किसको बनाया गया है, वो दिनेश के त्रिपाठी को जो है वो बनाया गया है। उसी तरह हमने जाना था कि जो न्यू चीफ बनाए गए हैं, जो मटेरियल ऑफ नेवी है, उसके जो है वो किसको बनाया गया है। मैंने बताया भी था कि मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी क्या होता है, तो वो बनाया गया है एडमिरल, जो वाइस एडमिरल हैं किरण देशमुख, उनको जो था वो बनाया गया था। और उससे पहले हमने नवंबर के महीने का क्वेश्चन जाना था कि जो फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं ब्रिटेन के, जो पहले जो था वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ब्रिटेन के, उनका क्या नाम है, डेविड कैमरॉन जो है वो उनका नाम है। तो डेविड कैमरॉन का नाम ध्यान रखना है। अब देखो, मालदीव्स के साथ ना इंडिया का थोड़ा सा टकराव हुआ, तो मोहम्मद मुइज़ू जो है वो वहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। उसके बाद जो है टकराव बढ़ गया, क्योंकि इनका जो थोड़ा सा रवैया है वो एंटी इंडिया है और प्रो चाइना जो है वो इनका रवैया है। इनके कुछ मिनिस्टर्स ने जो था वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो था वो स्टेटमेंट्स दी, और उसके बाद जो था, खैर उन मिनिस्टर्स को जो था सरकार, वहाँ की सरकार ने उन मिनिस्टर से अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उनको जो है वो वहाँ से कैबिनेट से निकाल भी दिया गया। कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर थे वहाँ के। एक और बात है कि जब मालदीव्स की बात हुई तो बहुत सारा इंडिया का टूरिस्ट जो है वो जाता है मालदीव्स वो जाते हैं, और वहाँ की बीचेस हैं बहुत सुंदर सुंदर, इसलिए वहाँ पर जाते हैं। परंतु अब लक्षद्वीप को जो है वो प्रमोट किया, आज तक लक्षद्वीप को प्रमोट नहीं किया था, प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को जो है वो प्रमोट किया। और उसके बाद मालदीव्स में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली, क्योंकि वहाँ का टूरिज़्म मेनली डिपेंड, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंड करती है टूरिज़्म के ऊपर। और टूरिस्ट कहाँ से जाता है, सबसे ज़्यादा इंडिया से जाता है। मालदीव्स की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, तो मालदीव्स की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो इसकी कैपिटल स्थित है मेल में। ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है मालदीव्स की, तो मेल इसकी कैपिटल हो गई, MALE करके। क्या यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर भी स्थित है, देखो यहाँ पर ऐसा कोई इमीडिएट हेडक्वार्टर तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्थित नहीं है, परंतु यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है मालदीव्स के बारे में कि क्या ये सार्क का मेंबर है या नहीं है। सार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो क्या मालदीव्स सार्क का मेंबर है या नहीं है। देखिए, सार्क के जो मेंबर है ना, उसमें इंडिया आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, और हाँ, मालदीव्स भी जो है वो यहाँ पर आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था पहले कि सार्क कौन सा इनमें से कंट्रीज दी थी कि कौन सी कंट्री जो है वो सार्क का मेंबर है या नहीं, तो मालदीव्स भी ऑप्शन में था, तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड डैश फॉर द पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम। तो बोलते हैं कि अभी जो है वो पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम जो है वो एक चलाया गया है। ये जो पृथ्वी प्रोग्राम चलाया गया है, पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम, इसके लिए बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अभी कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम के लिए जो है वो 4,797 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये ध्यान रखना है, 4797 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। चलो, सही बात है कि किया गया है, परंतु ये पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम है क्या। देखो, पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम जो है ये एक प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत जो है वो आता है। इसका जो टारगेट है ना, जो इसका टारगेट रखा गया है वो ये रखा गया है कि स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है अर्थ साइंस को, जो न्यू इरा की अर्थ साइंस है उसको जो है वो अंडरस्टैंड और उसको जो है वो स्टडी जो है वो करना है। तो इसके लिए 4,797 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे कि इसमें
एडवांस टाइप के मॉडल जो हैं वो बनाए जाएंगे जिनसे वेदर फॉरकास्ट किया जा सके, क्लाइमेट के जो हैज़ार्ड्स आते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक हैज़ार्ड्स के बारे में पता चल सके, और सबसे बड़ा कंसर्न जो क्लाइमेट चेंज का है उसके साथ टैकल किया जा सके। और टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हो रही है ना अभी, उसे एनवायरनमेंट के साथ कैसे एक सस्टेनेबल वे में जो है वो डेवलप किया जा सके, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो जाए और एनवायरनमेंट भी सेव रहे कुछ इस तरह से। तो ये पृथ्वी प्रोग्राम चला है। इसके लिए अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इसका जो टारगेट मैंने बता दिया हल्का हल्का सा आपको, वो आपने ध्यान रखना है। अभी इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूव दिया गया है तो इसलिए ये चर्चा में आए। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर तंगेल, गोरोड एंड कादियाल, ये बोलते हैं साड़ीज़ हैं, साड़ियाँ हैं ये अलग अलग। बोलते हैं आर फ्रॉम विच स्टेट दैट रिसेंटली रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो बोलते हैं कि तंगेल, गोरोड और कादियाल ये साड़ियाँ किस राज्य से हैं जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग जो है वो दिया गया है। अगर आप देखेंगे ना एलाइड सर्विसेज का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर, तो इसमें GI टैग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है यही क्वेश्चन अगली बार भी पूछ लिया जाए। चलो एलाइड में ना पूछा गया, हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछा जाए, वेस्ट नहीं जाएगा क्वेश्चन, इतना बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये वेस्ट बंगाल की साड़ीज़ हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी हाल फिलहाल में जो है ये GI टैग जो है वो इनको मिला है। और किन किन चीज़ों को जो है वो GI टैग दिया गया है, इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जो GI ड्राइव मिशन चलाया गया है उसमें वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है, जिसमें सुंदरबन का हनी आ जाता है। सुंदरबन मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो उसका जो हनी है, उसका जो शहद है वो इसमें है। ब्लैक नूनिया राइस जो है ना, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ का है उनको ये मिला है। और तंगैल हो गया, गोरोड हो गया, कादियाल हो गया, ये साड़ीज़ हैं, इनको GI टैग मिला है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो पड़ता है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वो आपका आंसर होगा। कंडक्टर के एग्ज़ाम में आपने क्या देखा था, कंडक्टर के एग्ज़ाम में आपने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे और स्टेट दिए गए थे, उनको मैच करना था आपस में। तो मैच कैसे करते, ऐसे ही तो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो भी जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट चर्चा में आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट को नोट करना है, या फिर याद भी रह जाएँ तो बहुत है, नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम पहले ना किसी स्टेट के कैश्यू को भी जो था वो GI टैग दिया गया था। वहाँ का जो काजू है ना, कैश्यू वहाँ का जो है उसको भी GI टैग मिला था। वो कौन से स्टेट का था, तो ये गोवा का काजू है जिसको GI टैग जो है वो मिल चुका है। और अगर आप ध्यान हो तो इसी सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि कौन सी स्टेट की वुड कार्विंग को, जो वहाँ का लकड़ी का कार्य है, उसको जो है वो GI टैग मिल चुका है। तो वुड कार्विंग कहाँ की थी, लद्दाख की थी, जिसको GI टैग जो था वो दिया गया था। लद्दाख की जो वुड कार्विंग है ना, उसको GI टैग जो है वो मिल चुका है। एक मिर्चा राइस हमने पढ़ा था कि मिर्चा राइस है, इसको भी जो है वो GI टैग दिया गया है। तो ये मिर्चा राइस कहाँ का है, आपने ध्यान रखना है कि बिहार का है ये मिर्चा राइस, मिर्चा चावल, इसको जो है ये GI टैग मिल चुका है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अरुणाचल की जो है वो कुछ एक आइटम्स को GI टैग मिला था। उसमें जो है वो अरुणाचल का तिब्बतन कारपेट आ जाता है, वांचो जो वहाँ की वुडन क्राफ्ट है वो आ जाता है, और आदि केकीर वहाँ की आ जाती है। आदि केकीर इस तरह से लिखेंगे। शायद लास्ट एडिशन में तो डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन, या फिर अभी मतलब 3-4 दिन की ही बात है जब ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था अरुणाचल प्रदेश का। तो हमने पढ़ा था कि आदि केकीर हो गया, तिब्बतन कारपेट हो गया, वांचो वुडन क्राफ्ट हो गया, ये कौन से स्टेट के हैं जिनको GI टैग जो है वो दिया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो कौन कौन से स्टेट हुए, बिहार हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, लद्दाख हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार फिर से याद करवाता हूँ कि हमने वहाँ पर साथ में बॉर्डर जो म्यांमार का लगता है वो भी डिस्कस किया था। तो वो अब तो याद आ गया होगा आपको अगर डेली वीडियोस देखी हैं आपने। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो 14वें नंबर का जो MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये किसको जो है वो दिया गया है। देखो MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो दिया गया है, और ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है BR कंबोज को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 14th नंबर का जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड है वो मिला है किसको, जो ये BR कंबोज हैं इनको जो है ये अवार्ड मिला है। अब यहाँ से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। BR कंबोज को ये अवार्ड मिला है, MS स्वामीनाथन अवार्ड। इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, इनका जो साइंटिफिक और एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट है जो ना, वो कौन से फील्ड में है, वो एग्रोनॉमी में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फील्ड में जो है वो इनकी स्पेसिफिकेशन है, इनको ये
MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो मिला है। एग्रोनॉमी के बारे में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन बनता है कि एग्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ, एग्रोनॉमी किसकी स्टडी को जो है वो कहा जाता है। तो एग्रोनॉमी किसकी स्टडी को कहते हैं, एग्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, जिसमें क्रॉप, प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, एनर्जी, इन सब की स्टडी जो है वो आ जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो एग्रोनॉमी कहलाता है। MS स्वामीनाथन जी का क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि इनको इंडिया में जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इनका देहांत भी जो है वो कुछ टाइम पहले ही हुआ है, इसलिए इनका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सितंबर महीने में 28 सितंबर को इनका देहांत जो था वो हुआ था। तो इनको जो है देखो, जब जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई ना, तो उसके बाद इंडिया की स्थिति जो था वो बहुत ज़्यादा सुधर गई थी। नहीं तो उससे पहले तो ऐसी स्थितियां थी इंडिया में कि एक बार तो जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे तो उनके द्वारा उनको ये भी कहना पड़ा था कि इंडिया ना, अगर एक टाइम का खाना इंडिया के लोग जो है ना वो एक टाइम का खाना मिस भी कर देंगे तो कुछ नहीं है। वो खुद भी इसको जो है वो प्रैक्टिकली और कर रहे थे। और साथ में ही ध्यान रखना है, USA के द्वारा उस टाइम कुछ मजाक उड़ाया गया था, परंतु आज देखो इंडिया व्हीट जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है अलग अलग कंट्रीज़ में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है। स्वामीनाथन जी को ना अलग अलग अवार्ड मिल चुके हैं। इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। 1971 में जो था वो इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। बड़ी ही गिनी चुनी पर्सनैलिटीज़ को अभी तक इंडिया में ये अवार्ड मिल चुका है, तो इनको जो है ये अवार्ड मिल चुका है 1971 में। इनको शांति स्वरूप जो भटनागर अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है 1961 में। इनको जो है वो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण दोनों ही मिल चुके हैं। पद्मश्री भी मिल चुका है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड भी मिल चुका है। इंदिरा गांधी जो प्राइज़ है वो भी इनको मिल चुका है। और अब इनके नाम पर जो अवार्ड बनाया गया है वो BK कम्बोज को जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो BK कम्बोज का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में सरकार का जो विकसित भारत इनिशिएटिव है, उस विकसित भारत इनिशिएटिव जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ शाह को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, उनको लेकर कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं। कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, स्कीम है, कोई इंस्टीट्यूशन है इंपॉर्टेंट, अगर उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमिताभ शाह को ये बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अगर हम यहाँ से और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, देखो प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले जो विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ करके जो अभियान है ना, इसको लॉन्च किया था। परंतु इसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही थी, इसमें इन्होंने कहा था कि जो जन भागीदारी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, जिसको सिटीजन पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसका जो एम है वो क्या है, इसका एम ये है कि सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनके बारे में अवेयरनेस हो लोगों को, उनके बारे में लोगों को बताया जाए कि क्या क्या स्कीम्स जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। अभी देखना ग्राउंड लेवल में कुछ टाइम में आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में देखने को इस स्कीम का, इस अभियान का थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा जब स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा वहाँ पर, चाहे वो अनाउंसमेंट से हुआ या किसी और माध्यम से हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले देखो PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं और देखिए यहाँ से आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। अच्छे से नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करना है प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको नज़र भी आएगी। तो ये टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे देखें क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं ये जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, कौन से स्टेट में जो है ये स्थित है। ये रेटल जल विद्युत परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कितने मेगावाट की है ये, 850 मेगावाट की ये परियोजना है। क्यों चर्चा में आई वो हम जानते हैं। देखो राजस्थान के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर इस परियोजना को लेकर जो है वो बात कर रहा है कि राजस्थान को जो है वो 40 वर्षों तक जो है ये परियोजना जो है वो बिजली प्रोवाइड करवाएगी। तो इसको लेकर जो है वो बात चली हुई है, तभी ये चर्चा में जो था वो आया कि एक डील जो है वो साइन होगी जिसके तहत 40 साल, आने वाले 40 सालों तक जो है वो ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाँ जी, हम यहाँ से बात करते हैं कि ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना ये चेनाब नदी के ऊपर
बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। और चेनाब नदी आपको पता होना चाहिए हमारे हिमाचल से जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? पहले चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती हैं आपस में आकर, तांदी नामक स्थान पर ये मिल जाती हैं, उसके बाद बहती हैं चंद्रा भागा के नाम से। चंबा में एंटर करने के बाद कुछ स्थान के बाद ये चेनाब के नाम से जानी जाने लगती। तो ये चेनाब नदी चंबा में बहती है और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती है। और जम्मू कश्मीर में इसी परियोजना के ऊपर ये रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर 850 मेगावाट का ये बना हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये प्लांट जो है वो 2026 तक जो है वो ओपन हो जाएगा। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, हम एग्जैक्टली अगर बात करें तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना। अगर आप देखेंगे ना कि एलाइड सर्विसेज का शायद 2014 या 2015 का पेपर था, तो उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट पूछा गया था जो हिमाचल का नहीं था, किसी और स्टेट का था, उस टाइम चर्चा में था। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 314% बिटवीन 2006 एंड 2022। अब देखो, संभावना ज़्यादा है भी नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, परंतु यहाँ से जो जानकारी आपको मिलेगी ना जानने के लिए, वो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी, खासकर छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि क्लास 3 के जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। बोलते हैं अब यहाँ पर कि ये कौन सा राज्य है जिसने 2006 से 2022 तक बाघों की आबादी में जो है 314% की दर से जो है बढ़ोतरी की है। तो ये उत्तराखंड है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उत्तराखंड में बाघों की जो पॉपुलेशन है ना, वो 16 सालों में, मतलब 2006 से 2022 के बीच में 314% जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। 178 बाघ यहाँ पर हुआ करते थे 2006 में यहाँ पर 178 बाघ जो था वो हुआ करते थे, और अभी देखने को मिलते हैं 560 बाघ यहाँ पर। ये 2022 का जो आंकड़ा है ना वो ये बताता है कि ये आपको पता चला। हम टाइगर्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि टाइगर्स को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। उसके लिए सबसे पहला जो एक आप कहेंगे कदम उठाया गया, वो क्या उठाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया? 1973 में जो था ये स्टार्ट किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है 2023 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए ना 50 साल पूरे हो गए, तब भी एक सेलिब्रेशन जो था वो किया गया था। ये आप ध्यान रखें। क्या टाइगर डे भी मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? देखो, टाइगर डे की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो जुलाई 29 को जो है ये टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है। जुलाई 29 को जो है ये टाइगर डे मनाया जाता है। और ये जो है 2010 से जो है वो मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखें। और मनाया क्यों जाता है? ताकि टाइगर्स को जो है वो कंजर्व किया जा सके, इसीलिए जो है ये मनाया जाता है। बात उत्तराखंड की भी हो रही थी, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, फूलों की घाटी भी जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क पूरे इंडिया का जो है वो स्थित है। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है और कौन से स्टेट में स्थित है? तो उसका नाम है हेनली नेशनल पार्क, जिसको हेनली नेशनल पार्क जो है ना, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी कहते हैं। तो पहले इसको हेली नेशनल पार्क जो था वो कहा जाता था। हेली नेशनल पार्क आपने ध्यान रखना है कि 1936 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। और ये नेशनल पार्क जो था वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। और अभी इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ना कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए जो उत्तराखंड में स्थित हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क भी है एक, ये राजाजी नेशनल पार्क आपने ध्यान रखना है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, वो भी वहीं पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंध रखती हैं? तो ये अवामी लीग पार्टी से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन हो रहे हैं चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अपोजिशन ने जो था वो बाइकआउट ही कर दिया इलेक्शन से। तो ये क्लियर कट है कि चौथी बार जो है वो शेख हसीना फिर से जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाएंगी। और ये अवामी लीग पार्टी से जो है वो संबंध रखती हैं। इनकी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब पूरा वहाँ का हो जाएगा इलेक्शन का सिलसिला पूरा, तब हम वहाँ के बारे में और भी जो है वो जान लेंगे। परंतु इंडिया जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करता है।
और इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया टोटल 4096 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। और इसमें जो है वो असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा ये स्टेट आ जाते हैं। कौन कौन से? असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया जिसका GI टैग हमने अभी पढ़ा, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये सारे स्टेट्स जो हैं वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया के लिए ठीक भी है क्योंकि शेख हसीना जो है वो प्रो इंडिया है और चाइना के झोली में नहीं है इनका। और दूसरी सरकार वहाँ की जो है ना, जिसको आप BNP जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो थोड़ा सा जो है वो एंटी इंडिया आप कह सकते हैं, ये प्रो चाइना आप कह सकते हैं, उनका वो बिहेवियर रहता है। तो एलाइड के एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इन टेस्ट सीरीज से आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को 10वें वाइब्रेंट गुजरात जो वैश्विक निवेशन का यहाँ का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जो है अतिथि के रूप में बनाया गया था, उनकी उम्मीद थी जो आएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन में मैंने डिटेल से ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था, तो उनका नाम भी मैंने आपको बताया था जो यहाँ के कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर है, आप कमेंट करके अभी बताएंगे। उससे पहले अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।